सभी ये पूछते रहते हैं क्या गुम हो गया है, बता दूं मुझसे खुद अपना पता गुम हो गया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, नतीजे सामने आ गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन सियासी घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि चुनावी नतीजे आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और मोदी बदहाल दिखाई देने लगे हैं। चर्चा होने लगी है कि क्या देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, मोदी कितने वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे, क्या मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार कहकर बीजेपी खुद को टूटने से बचा पाएगी, क्या एक सशक्त विपक्ष के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के तेवर को मोदी झेल पाएंगे, क्या बीजेपी के भीतर जो घमासान इस वक्त मचा है उससे खुद को मोदी बचा पाएंगे। ऐसे कई सवालों का सामना मोदी इस समय कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी के लक्षण ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, बल्कि वो अभी से तनाव में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जनता ने मोदी को इस बार उनकी असली जगह दिखा दी है और यही काम अब इंडिया गठबंधन भी करने जा रहा है। इधर मोदी तीसरी बार सरकार चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री पद से लेकर गठबंधन के साथी यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किस तरह साध कर रखा जाए, उन्हें कौन से मंत्रालय और विभाग दिए जाएं, बड़े खिलाड़ियों के अलावा चिराग पासवान और शिंदे गुट, शिवसेना, अजित पवार, एनसीपी जैसे दलों को कैसे खुश रखा जाए, इन सब में उलझे रहे नरेंद्र मोदी। तो उधर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के लड़के यानी राहुल और अखिलेश एक बार फिर यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की नेता के तौर पर फिर से सोनिया गांधी को चुन लिया है, यानी अब जब तक एनडीए सरकार चलेगी उसे सोनिया गांधी की रणनीतियों का संसद में सामना करना पड़ेगा। संसद में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, चाहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या सामान्य विपक्षी सांसद के तौर पर, लेकिन उनके सवालों के तीर मोदी की तरफ जाएंगे ही, ये तय मानिए। संसद में महुआ मोइत्रा भी रहेंगी, जिन्हें पिछली बार दंडित कर संसद से निकाला गया था, आप याद कीजिए। संसद में अखिलेश यादव भी रहेंगे, जिनके कारण उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और विपक्षी नेताओं की एक नई फौज इस बार संसद में रहेगी, जिसमें नया जोश तो है ही और इसके साथ साथ संविधान और लोकतंत्र को बचाने का नया संकल्प भी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि इस नए और दमदार विपक्ष का सामना थके हुए और पस्त दिखने वाले नरेंद्र मोदी किस तरह से कर पाएंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस बार एनडीए सरकार का भविष्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आखिर इस बार क्यों बदहाल नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। वाराणसी से तीसरी बार सांसद बनने के लिए मैदान में उतरे नरेंद्र मोदी ने बड़ी मुश्किल से इस बार का चुनाव जीता। 4 जून को जब वोटों की गिनती हो रही थी तो एक वक्त ऐसा भी आया कि कांग्रेस के अजय राय ने नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया। ले देकर लाख 1.5 लाख के अंतर से नरेंद्र मोदी जीते, लेकिन बीजेपी की साख वो नहीं बचा पाए। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल बुरा रहा, खासकर फैजाबाद सीट पर, जहां अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के बावजूद बीजेपी को मात मिली, जबकि यहां मोदी खुद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और रोड शो किया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच गईं, मगर बीजेपी जीत नहीं पाई। यूपी के साथ साथ देश के कई राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और नतीजा ये रहा कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। मोदी को इस बार न मां गंगा का बेटा होने का दावा जीतने में मदद कर पाया और न ही राम को लाने का घमंड। शायद इसीलिए कि इस बार मोदी ने आत्म प्रशंसा की सारी हदें पार करते हुए गंगा किनारे ही ये दावा कर दिया कि उनका जन्म जैविक तौर पर नहीं हुआ है, बल्कि उनमें परमात्मा का अंश है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र वाराणसी में मोदी का किया यह दावा उनके लिए घातक साबित हो गया। मां गंगा के बेटे के तौर पर तो लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था, लेकिन परमात्मा से बराबरी की गुस्ताखी को जनता माफ नहीं कर पाई। यही गलती अयोध्या में मोदी ने की, जब आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी पहुंच गए ताकि चुनाव में उसका फायदा मिल जाए। दावा भी किया कि हम राम को ले आए, हमने राम को उनका घर दिलाया। हिंदुत्व से खिलवाड़ करने का खामियाजा फैजाबाद सहित यूपी के कई सीटों से हार कर बीजेपी को चुकाना पड़ा। हिंदुत्व का फायदा उठाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का बड़ा नुकसान करवा दिया है। अब आलम यह है
कि मोदी को तीसरी बार सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जी हुजूरी पर मजबूर होना पड़ा। आप जानते हैं दोस्तों कि चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी को फिर से साथी बना लिया था और चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए का घटक दल बनना मंजूर कर लिया था। इन दोनों नेताओं ने केंद्र की सत्ता में आने के लिए मोदी का साथ दिया, लेकिन वैचारिक तौर पर ये अब भी बीजेपी के साथ नहीं है। इसके अलावा दोनों नेताओं के लिए अतीत में जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है, उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थक नहीं भूले हैं। इसीलिए एनडीए के इन दोनों एन फैक्टर यानी नीतीश और नायडू दोनों पर यह दबाव हमेशा बना रहेगा कि वे अपने वोटरों और समर्थकों की भावनाओं को न छेड़ें। अगर गलती से भी इन दोनों ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली और आरक्षण विरोधी सोच के आगे सरेंडर किया तो इसका खामियाजा इन्हें अपने राज्यों में भी भुगतना पड़ेगा, यह तय मानिए। इसीलिए कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलटी मार सकते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में जब मोदी का नाम फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया तो मोदी के लिए यह ऐतिहासिक पल बन गया, लेकिन इस पल में आने वाले वक्त की कई चुनौतियां उन्हें नजर आ गई। इसीलिए अपने भाषण में मोदी बार बार एनडीए की बात करते रहे। एनडीए कितना पुराना है और कितना मजबूत गठबंधन है ये बताते रहे। मोदी ने भूल कर भी बीजेपी या मोदी का राग नहीं आलापा और न ही ये दावा किया कि मैं अकेला सब पर भारी पड़ गया। संविधान को सिर माथे से लगाने से लेकर अमित शाह से दूरी बनाकर एक तरफ नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को साथ बिठाकर मोदी ने यह दिखाने की कोशिश की कि एनडीए का जोड़ मजबूत है। हालांकि इसमें उनका डर ही नजर आया, क्योंकि मोदी को याद होगा कि 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा न देने पर मोदी से नाता तोड़ लिया था। यहां तक कि नायडू ने मीडिया के सामने ये तक कह दिया था कि कोई भी राष्ट्रीय नेता मोदी से बेहतर है। इसी तरह नीतीश कुमार ने भी 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने के विरोध में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और इसके बाद 2017 में फिर से एनडीए में शामिल होना और 2022 में अलग हो जाना और 2024 में फिर से साथ आ जाना, ऐसे खेल नीतीश कुमार खेलते रहे। लेकिन इस बीच उनके संबंध सामान्य नहीं रहे, बल्कि इसमें बिहार के सुशासन बाबू के डीएनए पर मोदी ने गंभीर सवाल उठा दिए। अतीत के ये दाग इस बार एनडीए सरकार पर कलंक न बन जाएं, ये डर हमेशा मोदी को खाता रहेगा। तो नरेंद्र मोदी के सामने अतीत की इन कड़वी घटनाओं के साथ साथ भविष्य की स्थिरता का डर भी है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के अपने एजेंडे हैं, राजनीतिक एजेंडे हैं। नायडू जहां मुस्लिम आरक्षण की बात करते रहे हैं तो नीतीश कुमार जाति जनगणना और अग्निवीर जैसे मुद्दे पर मोदी से अलग राय रखते हैं। एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, पैगासस जासूसी कांड जैसे कई मुद्दे हैं जिन पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी के सामने उठाएंगे ही इन मुद्दों को और अलग राय रखते हैं। ऐसे में मोदी क्या रुख अपनाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का बंटवारा और लोकसभा अध्यक्ष का पद जैसे मुद्दे भी एनडीए की नींव कमजोर करने का काम करेंगे और मोदी के सामने इनसे निपटने की चुनौती रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। वहीं इंडिया गठबंधन के सामने मोदी कब तक और कैसे टिक पाएंगे यह भी देखना होगा। इस बार के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए जीतते हुए भी हार का पैगाम लेकर आए हैं। आंकड़ों का खेल ऐसा है कि जरा सी ऊंच नीच हुई और सारा खेल पलट सकता है। इंडिया गठबंधन बीजेपी की तरह तोड़ फोड़ का खेल नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि मोदी ने फिर से संविधान और लोकतंत्र के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ करने की गलती की तो फिर सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर एनडीए सरकार बनी भी रहती है तो इंडिया गठबंधन इस बार पूरी ताकत से विपक्ष की भूमिका ऐसी निभाएगा कि मोदी मन की बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब न मनमाने तरीके से बिल पास होंगे और न करोड़ों लोगों के हितों को किनारे करके कुछ लोगों के लिए फैसले लिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन अब न केवल संसद में मोदी के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहेगा, बल्कि राज्यों में भी बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा। देश में एक बार फिर से विधानसभा चुनावों का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसमें बीजेपी को पहले से कहीं अधिक कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। जैसे बिहार में एनडीए को महागठबंधन का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ ने बता दिया कि नीतीश कुमार पर खास भरोसा जनता का नहीं है। वैसे भी लोकसभा के मुद्दे विधानसभा से अलग होते हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए तो इसका नुकसान एनडीए को होगा। और इसी तरह महाराष्ट्र में अभी से अजित पवार गुट की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना में फूट दिख रही है। कई विधायक पुराने गुट में वापसी चाहते हैं।
वहीं कांग्रेस ने इस बार महाराष्ट्र में जो मजबूती हासिल की है उसमें एनडीए पस्त हो सकती है। हरियाणा में भी किसान और महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी कमजोर हो चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश में 11 से 15 जून के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी यूपी के लड़के जनता के बीच अपना आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसमें वो कई विधानसभा सीटों को एक साथ साध लेंगे। वैसे भी अभी योगी आदित्यनाथ की स्थिति बीजेपी में कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है। आलम यह है कि योगी की बुलाई बैठक में उनके दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि योगी को लेकर केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की थी कि तीसरी बार पीएम बनते ही मोदी योगी को कुर्सी से हटा देंगे, वो शायद सच होने जा रही है। वैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी वक्त है और यही इंडिया गठबंधन के लिए फायदे की बात भी है कि इस वक्त का इस्तेमाल जनाधार बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बीजेपी तो शायद आपसी लड़ाई में उलझकर इस वक्त को गंवा दे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाने वाले हैं, ये अभी से नजर आ रहा है। बीजेपी को इस बार दिल्ली आने का रास्ता उत्तर प्रदेश से नहीं मिला। बिहार और आंध्र प्रदेश की मेहरबानी से दिल्ली तक का सफर मोदी तय कर पाए हैं और इस मेहरबानी पर ही वो दिल्ली में टिके रह पाएंगे, यह साफ दिखाई देता है। यानी मेहरबानी जिस दिन खत्म, दिल्ली की कुर्सी गई। बस देखना यही है कि मोदी इस बार कितने वक्त तक टिक कर उस कुर्सी से चिपके रहते हैं। जी खैर, शायर शमीम करहानी ने ठीक ही फरमाया है कि देखा है इनकिलाब तुझको, तस्वीर का रुख बदल गया है। देखा है इनकिलाब तुझको, तस्वीर का रुख बदल गया है। मगरिब के उफुक पे है तबस्सुम, सूरज मशरिक में ढल गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।